नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जिसने हमारे देश में नदियों और जल स्रोतों को बचाने की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द वाटर एक्ट 1974 की। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये कानून इतना खास क्यों है, फिर जानेंगे कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे लागू करती हैं, मतलब हमारे प्रदूषण के प्रहरी। फिर हम देखेंगे कि ये एक्ट असल में काम कैसे करता है, नियम तोड़ने पर क्या होता है, और आखिर में इसका हमारे देश पर आज तक क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर 1974 में ऐसा क्या हुआ कि इस कानून को लाने की जरूरत पड़ गई। इसका असली मकसद क्या था और क्यों इसे इतना बड़ा कदम माना जाता है। देखिए, इस पूरे कानून के दिल में एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल आइडिया था, पानी की पौष्टिकता को बचाना। अब ये पौष्टिकता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है पानी को उसकी नेचुरल, साफ सुथरी हालत में रखना। ऐसा पानी जो हमारे और जलीय जीवों के लिए एकदम सेफ हो। तो असल में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था पूरे देश में वाटर पोल्यूशन को रोकना और कंट्रोल करना। सोचिए, इससे पहले क्या होता था, हर राज्य के अपने अलग अलग नियम थे, कोई एक नेशनल पॉलिसी थी ही नहीं। तो इस एक्ट ने पहली बार पूरे देश के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया ताकि सब मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ सके। अब सवाल ये उठता है कि भाई कानून तो बना दिया, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? जमीन पर काम कौन करेगा? चलिए देखते हैं कि प्रदूषण पर नजर रखने की ये जिम्मेदारी आखिर किसे सौंपी गई। तो इसके लिए ना एक बहुत ही स्मार्ट 2 टियर सिस्टम बनाया गया। नेशनल लेवल पर यानी पूरे देश के लिए बनाया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम CPCB कहते हैं। और फिर हर राज्य के लेवल पर जमीनी काम के लिए बनाए गए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स यानी SPCB। मतलब केंद्र और राज्य के बीच एक परफेक्ट टीम वर्क। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो बोर्ड्स बने, ये कोई सलाह देने वाली कमेटियां नहीं थी। इन्हें बाकायदा कानून की धारा 3 और 4 के तहत बनाया गया था। मतलब इनको असली कानूनी ताकत दी गई थी, ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सकें और सख्त फैसले भी ले सकें। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन बोर्ड्स के पास असल में पावर क्या थी? ये प्रदूषण को रोकने के लिए करते क्या थे? इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या था? इन बोर्ड्स को ना काफी प्रैक्टिकल पावर्स दी गई थी। जैसे ये किसी भी फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी का सैंपल ले सकते थे, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में जाके इंस्पेक्शन कर सकते थे। ये तय कर सकते थे कि पानी में कितना पोल्यूशन होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे। और तो और पूरे देश के लिए वाटर पोल्यूशन को रोकने के प्रोग्राम्स भी बना सकते थे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए एक बहुत ही कमाल का सिस्टम बनाया गया, जिसे सहमति तंत्र या कंसेंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई भी इंडस्ट्री अगर अपना वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करना चाहती है तो उसे स्टेप 2, पहले स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी होगी, जिसे सहमति कहते हैं। और स्टेप 3, जो भी शर्तें उस परमिशन में लिखी है, इंडस्ट्री को उन सब का सख्ती से पालन करना होगा। मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका सल्यूशन। और मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्री इन नियमों को नहीं मानती, तब क्या? तब बोर्ड्स के पास आता था उनका सबसे बड़ा हथियार। धारा 33A के तहत बोर्ड्स के पास ये पावर थी कि वो उस इंडस्ट्री को बंद करने का या उसकी बिजली पानी की सप्लाई काटने का ऑर्डर दे सकते थे। मतलब पोल्यूशन रोकने के लिए ये एक अल्टीमेट पावर थी। देखिए, कोई भी कानून तभी असरदार होता है जब उसे तोड़ने पर सजा का डर हो। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई इस एक्ट के नियमों को तोड़ता है तो उसे क्या भुगतना पड़ सकता है। 6 साल से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि कानून बनाने वालों ने पानी को गंदा करने को कितना सीरियस क्राइम माना था। कुछ खास मामलों में अगर कोई अवैध तरीके से पानी को प्रदूषित करता है तो उसे 6 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती थी। यहाँ इस टेबल में हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, सजा इस बात पर डिपेंड करती है कि गलती कितनी बड़ी है। अगर कोई बोर्ड के छोटे मोटे निर्देशों को नहीं मानता तो उसे 3 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर बिना परमिशन के गंदा पानी नदी में छोड़ता है तो सजा सीधे 6 साल से भी ऊपर जा सकती है और साथ में भारी जुर्माना भी। तो चलिए अब आखिर में थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की एनवायरमेंटल हिस्ट्री में इस कानून की क्या जगह है, इसकी विरासत क्या है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून सिर्फ पानी के पोल्यूशन के बारे में नहीं था। ये एक मील का पत्थर था, एक लैंडमार्क। ये भारत सरकार की तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया पहला सबसे बड़ा कानूनी कदम था। असल में इसी कानून ने आगे चलकर एयर एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे बड़े और जरूरी कानूनों के लिए रास्ता तैयार किया। तो ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 1974 में बना ये कानून, जो अपने समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था, क्या वो आज के बदलते हुए चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? आज हम माइक्रोप्लास्टिक की बात करते हैं, केमिकल पोल्यूशन की बात करते हैं, तो क्या ये 50 साल पुराना कानून इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए काफ़ी है? इस पर सोचना आज बहुत ज़रूरी है।